हरिओम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RIMC के दिसंबर 2022 के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट ए का सॉल्यूशन करूंगा, पार्ट ए यानी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे आपको। ठीक है, ये दिसंबर 2022 का पेपर है। पार्ट ए में कुल 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और पार्ट बी आते हैं 21 टू 30, जो हर एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लिखी हुई है, पहली तो ये कि लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करेगी विथ लिविंग रिमाइंडर जो 7, 11 और 15 दिया हुआ है वो। ठीक है, देखो बच्चों, लार्जेस्ट नंबर से जनरली क्या बच्चे समझते हैं ना, जहां भी लार्जेस्ट नंबर दिख जाए, और ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ कैसे ही बच्चों को पता है, और एलसीएम एचसीएफ में कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे सिर्फ इतना समझते हैं कि लार्जेस्ट नंबर है तो एचसीएफ निकाल दो, स्मॉलेस्ट नंबर है तो एलसीएम निकाल दो। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सही हो जाता है, पर थोड़ा सा क्वेश्चंस का लैंग्वेज हमें समझना चाहिए आखिर क्यों हम लार्जेस्ट नंबर में एचसीएफ निकालते हैं। देखो ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करेगी। तो संख्या जो डिवाइड करे वो क्या होता है, फैक्टर्स होता है। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट की बात करें, हाईएस्ट नंबर की बात करें जो इन सब को डिवाइड करे, इन सब को डिवाइड करे मतलब इन सब का कॉमन फैक्टर हो। तो हमें क्या निकालना है, देयरफॉर हमें पता चल गया कि हमें पता करना है कुछ, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही क्या कहलाता है, HCF, है ना। बट यहां पर ट्विस्ट ये है कि हमें क्या करना है, वो जो नंबर डिवाइड करे वो कुछ इस तरह का रिमाइंडर दे, 1 से 7 दे, 1 से 11 दे और 1 से 15 दे, कुछ ऐसा रिमाइंडर दे। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो रिमाइंडर्स, हमें जो कहा गया है कि 398 को जब डिवाइड देना है तो रिमाइंडर कितना बचना है, रिमाइंडर बचना है 398 को डिवाइड देना है तो रिमाइंडर बचना है 7। ठीक है, मतलब कि अगर किसी नंबर में आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें वो नंबर मिल जाती है जो डिवाइड हो रही है, जो पूरी डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके रिमाइंडर को, यानी कि यहां पर आएगा 391। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या था, नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि 436 में कितना रिमाइंडर बचना है, हमारा 11 बचना है, इसमें भी 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 425। सी है हमारा थर्ड कौन सा नंबर था, 542। बोल रहा है इसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 15, तो हम 15 हटाते हैं इससे, तो हमारा मिल जाएगा इससे 527। देखो बच्चों, हमने क्यों ये सब्ट्रैक्ट किया, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कह रहा है आपका ये कह रहा है कि 398, 436 एंड 542 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करें जिस नंबर की हमें तलाश है, तो हमें रिमाइंडर कुछ इस तरह से 7, 11 और 15 बचना चाहिए। मतलब कि अगर हम इससे इन सब से उस रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो जिस नंबर की हम तलाश करें उससे कंप्लीटली डिवाइड होता हो। राइट, कंप्लीटली डिवाइड होता हो। हम किसी नंबर को 398 में डिवाइड किए और 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो ऐसा करते अगर हम 7 को हटा देंगे तो हमें 391 बचेगा, होता है ना ये। क्योंकि ये देखिए इस फार्मूला से आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर ही तो एक्स्ट्रा बचता है। अगर हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें डिविडेंड में तो क्या बचेगा हमारा, डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी डिवाइजर का एक फैक्टर बचेगा, यानी डिवाइजर से वो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर रहेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम लोग रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें वो नंबर मिल जाए जो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो, और हमें निकालना है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो हम निकाल देते हैं फटाफट से HCF, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर का, ठीक है, हमें बस सिंपली पता करना है HCF ऑफ 391, 425 एंड 527, इन सबका HCF निकालना है। तुरंत से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के निकालते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। 391 ये यहाँ से बचेगा 34, यहाँ से हम करेंगे 391 को, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम करेंगे 391 को 1 टाइम्स में 34, 51 1 टाइम्स 34 बचेगा यहाँ ये 17। ठीक है, अब 17 से हम 34 को लगाएंगे। आई होप आपको HCF LCM निकालना जरूर से जरूर आता हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, HCF LCM का प्रॉपर एक बढ़िया सा वीडियो फिर से लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का HCF देखिए, यहाँ पर आया 425 एंड 391 का HCF 17, तो जो इन दोनों का HCF है वही इसका भी HCF होना चाहिए, या फिर हम इससे देखेंगे इसके HCF और इसमें ये क्या कॉमन फैक्टर है, तो 17 और 527 को देखेंगे। तो 17 3 51 1 7 1 टाइम्स लग गया, ये कट गया, तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 17। सो 17 इज दैट नंबर जिससे कि अगर हम 398 या 436 या 542 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिवली ये सारे रिमाइंडर्स मिलेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो इट्स अ सिंप्लीफिकेशन, हमें यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है और क्या है, डेसिमल का स्क्वायर रूट है, डेसिमल का स्क्वायर रूट है 1204.09। देखो डेसिमल का स्क्वायर रूट कभी भी रहे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड तो कर ही सकते हो। बेस्ट क्या है कि अगर किसी को भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में कंफ्यूजन होता हो, आप सबसे पहले इसका डेसिमल हटा दो। तो अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा 101204.09। ठीक है, अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो हमें पता है नीचे आएगा क्या, डेसिमल को हटाएंगे तो 1, डिनोमिनेटर में 1 आता है और जितने डिजिट हैं उतने 0, है ना। तो 120409/100। अब हमें सिंपली क्या करना है, तो हमें क्या करना है 1204 यानी
स्क्वायर रूट ऑफ 120409 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये स्क्वायर रूट आपको आई होप कि बहुत ही आसान है, ये आता होगा। मैं एक कर दूंगा, बाकी सबका जो है वो हम आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से 120409, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो हम पेयरिंग करते जाते हैं, ठीक है। हमने पेयरिंग कर दी, उसके बाद हम लगाते हैं 12 को, ठीक है। तो 12 को लगाते हैं कितनी टाइम्स लगेगा, हम देखते हैं कि जो यहाँ नंबर हो, अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो 2 से ही, 3 तो 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अगर देखते हैं कि या तो 12 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए किसी नंबर से, या फिर इससे छोटी वाली रहे, ठीक है। तो 3 3 9 हमें पता है, 3 हम यहाँ से लिखेंगे, 3 3 9, तो 3 टाइम्स हमने लगाया, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3, ये 3 को ऐड करते हैं, आ जाएगा यहाँ 6, ठीक है। उसके बाद ये 04 एक साथ आता है नीचे, ये जो हमने पेयरिंग करी वो एक साथ नीचे आता है, ठीक है। तो हम कितनी बार में लगाएंगे, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स लगेगा, ठीक है। यहाँ भी 4 लिखते हैं, 64 × 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ 25 256, ओके। और हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स हमने लगाया। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 8 एंड देन 4 48, ठीक है। और ये खत्म, अब यहाँ पर आ गया ये 68, अब यहाँ पर आ गया 68, यहाँ पर आ गया 09 हम साथ में नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार में लगेगा, जब हम इसे 7 टाइम्स लगाएंगे, यहाँ भी 7 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ भी 7 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 4809, और ये पूरी तरीके से कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर 0 खत्म। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, तो हम लिख सकते हैं √120409 इज इक्वल टू 347, ठीक है। 347 एक हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम अब इसके बाद जाएं कि इसके बाद अब क्या सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऊपर आ गया हमारा 347 और नीचे आ गया 100, अच्छा हमने तो स्क्वायर रूट निकाल लिया था, लिखने की जरूरत है नहीं इस सिंबल को। 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 34/7। आई होप कि आपको 10 से इसको डिवाइड करके डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखना जानते हो। तो ये हो गया 34.7, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली मैं बाकियों के भी लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है। तो बाकियों के अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, अगला नंबर है हमारा √125.44, है ना, 125.44। देखो इसका क्या आएगा, इसे भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 12544/100, तो ये फिर से क्या बन के आ जाएगा, तो 125/44/100 बनकर आ जाएगा आपका 112/10, जिसकी वैल्यू होती है 11.2, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो नंबर है 1204, अच्छा ये तो सेम नंबर है तो टेंशन ही नहीं हमारा, हमें सिर्फ 2 स्क्वायर रूट निकालने थे, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है, सॉल्व कर देना है। तो हम ऊपर लिख देते हैं, फाइनल इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, फाइनल इक्वेशन 34.7 - 11.2 बाई 34.7 प्लस 11.2, बस इसे आपको क्या कर देना है, इसे आपको फटाफट सॉल्व कर देना है, और इसे सॉल्व करके आएगा आपका आंसर 0.511, ठीक है। मैंने सॉल्व कर रखा है तो ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ये देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है। आसन्न भुजाएं, है ना, आसन्न भुजाएं वो भुजाएं होती हैं, अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो, इफ यू मेक एनी रेक्टेंगल, then this and this is an adjacent angle, ये और ये adjacent angle है, ये और इसके जस्ट बाद वाली एंगल ये एडजेसेंट कहलाएगी। तो ये साइड जो है ये इसके एडजेसेंट भी है और इसके एडजेसेंट भी है, ठीक है। तो ये जो लगातार साइड्स होती हैं ये कहलाती हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। और ये जो सामने हो गई, इसके अगर हम सामने में बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो कहलाएगी ये होगी इसकी अपोजिट साइड, ओके। एंड ये जो दोनों हो गई, ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं एडजेसेंट साइड, ओके। तो हमें क्या दे दिया गया, हमें एक किसी रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स दे दिया गया, क्या क्या है वो। तो अगर हम लिखें कि अगर कोई एक साइड 1 हम कह लें, वो क्या दिया हुआ है -6p³ प्लस 7p² प्लस pq, ओके। ये हमारा पहला साइड है। हमारा दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड भी कुछ दिया हुआ है 7p³ - 5p³ प्लस 9p² एंड q का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 साइड, हमें पता है, हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो बालकों, आप किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेथ मान लो, हमें तो नहीं पता ना कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, तो आप किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेथ मान लो, नहीं फर्क पड़ता हमें। बस क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ उसकी एडजेसेंट साइड्स होती है। एक साइड अगर लेंथ होगी तो उसकी एडजेसेंट वाली साइड पक्का ब्रेथ ही होती है। तो बस हमें बस यही चाहिए था कि कोई भी एक लेंथ हो, कोई भी एक ब्रेथ हो। अब हम फटाफट से क्या निकाल लेंगे, तो हम फटाफट से अपना आंसर निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स
लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इन दोनों को हमें ऐड करना, इन दोनों को हमें ऐड करना, मैं ऐड करके लिखता जाता हूं, ठीक है। तो ऐड करने का क्या है, अलजेब्रा को ऐड करने का, सिमिलर टर्म्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, सिमिलर टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए ये पी क्यू है और टर्म्स किससे देखते हैं हम, तो वेरिएबल, एक जैसा वेरिएबल हो, वेरिएबल पर पावर एक जैसा हो। यहाँ पी क्यू है तो हमें पी क्यू वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा, ये रहा पी क्यू। -6 पी क्यू और -5 पी क्यू मिलकर क्या हो जाएंगे दोनों, -11 पी क्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हमें देखना पड़ेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहां है। तो ये है +7 प्लस, दोनों के सिंबल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है सेम सिंबल के साथ ऐड होंगे। तो 9 और 7 16, यानी कि +16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है पी क्यू, तो प्लस पी क्यू और +7 पी क्यू, ये हो गया +8 पी क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -22 पी टू द पावर 3 प्लस 32 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 16 पी क्यू। दिस इज आवर आंसर। बस बहुत ही सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल अगेन सिंप्लीफिकेशन एक्सपोनेंट्स का है। ठीक है, आरएमसी को बहुत पसंद है एक्सपोनेंट्स, बार बार पूछता रहता है वो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, देखो इसमें क्या लगाना है, तो सब में देख रहे हैं हमारा बेस सेम है, बेस तो हमारा सेम दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, पहला a की पावर x इंटू a की पावर y। अगर बेस सेम हो पावर अलग होती है, क्या होता है बच्चों, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या लगेगा, a की पावर x और उसकी पावर y। तो जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो क्या होता है, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है बच्चों, इसी का अपोजिट आप कह लो, जब डिवाइड रहता है तो क्या हो जाता है, a की पावर x माइनस y। ठीक है, ये 3 हैं, इन तीनों को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं और अब हम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो ऊपर दिख रहा है हमारा सबसे पहले क्या है, a की पावर -17। ठीक है, इंटू a की पावर 4 और उसकी पावर 8, तो ये हम दूसरा वाला लगा देंगे। ठीक है, दूसरा वाला, और हम उसे लिख देंगे a की पावर 4 इंटू 8। ठीक है, इंटू a की पावर अगेन 8 a की पावर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, हटा देता हूं इसे, चलिए थोड़ा यहां लिख दिया। अब देखो अगर कोई भी चीज रहे तो ये नीचे वाली पावर जिसके भी पास आएगी, अगर ये ऐसा लिखा हुआ रहे कि सम m इंटू a की पावर x की पावर y, तो आपको पता है कि y वाला जो पावर है वो सबके ऊपर, सबके साथ आता है, सबके साथ। ये जब इसको अगर हम हटाएंगे तो आएगा m की पावर y इंटू a की पावर x इंटू y। ठीक है, यहाँ 1 था ना, m की पावर 1 था तो 1 इंटू y हो गया, और a की पावर x इंटू y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 a की पावर 3 और उसका पावर है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 8 पे पावर आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, इंटू a की पावर आ जाएगी 3 इंटू 2/3। राइट, कोई दिक्कत नहीं, हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नीचे भी सॉल्व करते हैं, तो नीचे हमारा 16 का पावर 1/4, पहले तो ये आएगा। ठीक है, इंटू a की पावर 4 है तो इसका भी इंटू 1/4, दोनों से होगा हमारा। ठीक है, दोनों से होगा हमारा इस रूल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर इंटू a की पावर 2 इंटू 8। ठीक है, हमने दूसरा वाला रूल का इस्तेमाल कर लिया, a की पावर x की पावर y, a की पावर x इंटू y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ 3 से ये 3 खत्म। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये लिखा हुआ a की पावर -17, ये a की पावर 32 और यहाँ a की पावर 2। हम पहला वाला रूल, बेस सेम तो पावर सबका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हम ऊपर लिख देंगे इसे a की पावर -17 प्लस 32 प्लस 2, ये हो गया हमारा। इनटू क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 8 की पावर 1/3 2। देखो तो 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि हम क्या किए, अब इसका इसी को थोड़ा सा रिवर्स में कर दिए, ये ऐसे लिखा हुआ था, हम इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, रिवर्स, यानी अब 2 को जब अंदर आएगा ये, तो वापस से 2 इंटू 1/3 होगा 2/3, तो हम ऐसे लिख सकते दिए। क्यों लिखे अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 16 की बेस, 16 की पावर 1/4। देखो जब किसी का पावर 1/4 होता है, मतलब 1/4 रूट ऑफ स्क्वायर इसका हमें निकालना है, यानी किस चीज का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, किस चीज का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 4 करने पर, तो मतलब 16 की पावर 1/4 इक्वल टू हो गया हमारा 2। 16 की पावर 1/4 इक्वल टू हो गया हमारा 2। देखो 16 की पावर 1/4 इक्वल टू 2 होता है। सिमिलरली 8 की पावर जो हमारा 1/3 निकालना, ये भी 2 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इसी को हम उल्टा करेंगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो जब आपको इस पावर को जब हम उधर ले जाते हैं ना, तो यही होता है कि एक्सपोनेंट इसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो 2 इंटू a का पावर यहाँ 1 बचा है और यहाँ a का पावर 16 है, तो हो गया यहाँ पर कितना, a की पावर 17। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर देखा कि 8 की पावर 1/3 क्या होता है 2। ठीक है,
तो चलिए यहां तो लिखा हुआ है 2 का पावर स्क्वायर और यहां एक 2 है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं काट रहा हूं। देखिए 32 प्लस 2 34, 34 माइनस 17, 34 माइनस 17 17, ठीक है। तो ऊपर बचा है a की पावर 17, नीचे भी a की पावर 17, तो क्या होगा, कट जाएगा। चलो फिर भी लिखते हैं इसे, इंटू देखो 8 की पावर 1/3, तो मैं इसे लिख देता हूं 2, ठीक है, और उसका पावर हो गया 2/2 इंटू a की पावर 17, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे काटेंगे, ये यहां से यहां गया खत्म, ये 2 जो है एक पावर इसका काट देगा, ये वाला हम रूल लगाएंगे a की पावर x भाग a की पावर y, तो 2 माइनस 1 1, तो बचेगा क्या बच्चों 2। यही था हमें प्रूफ करना, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आप जब भी रिटेन एग्जाम में जाओगे तो ये सब रूल्स हमेशा लिखोगे कि आपने ये जो ऐड किया वो कैसे किया, तो इस रूल के हिसाब से किया, ठीक है। आपने ये जो डिवाइड दिया वो कैसे किया, तो इसके हिसाब से किया। इन सारे रूल्स को आप जरूर साइड में लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसे करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सवाल कह रहा है प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, देखो बच्चों यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं, यहाँ पर हम पेंटागॉन लेंगे, बुक में भी आपका पॉलीगॉन दिया है पर हम इसे पेंटागॉन लेकर बनाएंगे तब बनेगा ये, ठीक है, पॉलीगॉन, ओके, पेंटागॉन। सो रेगुलर पेंटागॉन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें लिखेंगे कि एक जो पेंटागॉन होता है वो क्या होता है 5 साइड्स, ठीक है, पेंटागॉन होता है वो 5 साइड्स, और डेकागॉन क्या होता है 10 साइड्स, डेकागॉन के होते हैं 10 साइड्स, ठीक है। तो 10 साइड्स बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, छोड़िए इसको, मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक इंटीरियर एंगल क्या होता है पेंटागॉन का, ठीक है। हाउ कैन वी राइट वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, क्या होता है ये, तो ये होता है बच्चों, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180/n, n-2 इंटू 180/n। इससे आपको निकल जाएगा किसी भी पॉलीगॉन का, 180 नॉट ए पेंटागॉन, मैं इसे लिखना चाहिए मुझे पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन, ठीक है। वन इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज गिवन एज n-2 इंटू 180/n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा पेंटागन है, तो हम देखते हैं कि पेंटागन का एक साइड क्या होता है, ठीक है। तो वन एंगल और वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा हम देखते हैं। तो n की वैल्यू 5, पेंटागन के केस में n की वैल्यू क्या है, फॉर पेंटागन n इज इक्वल टू 5, फॉर पेंटागन n इक्वल टू क्या है बच्चों, n इक्वल टू है हमारा 5। तो देखते हैं क्या है, तो अगर मैं इसे बिठाऊंगा तो ये होगा 5 - 2 इंटू 180/5, तो क्या होगा 180/5 होता है हमारा 36 एंड 5 - 2 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 36, दैट मीन्स दिस इज 108 डिग्री, 108 डिग्री ये हमारा आएगा एक इंटीरियर एंगल, पेंटागन का एक इंटीरियर एंगल। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कोई भी ये जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की एक खास बात होती है कि इसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो रेगुलर जहां लिखा रहेगा इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो किसी डेकागोन का, कोई भी जो डेकागोन 10 साइड वाला डेकागोन जो होने वाला है उसका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या होता है, तो ये सारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के 3 टाइम्स होगा एक इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पेंटागन का, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। डेकागोन का एक्सटीरियर एंगल का 3 टाइम्स होगा इंटीरियर एंगल। चलिए तो डेकागोन के केस में देखते हैं, वी नो एक और बात होती है रेगुलर पेंटागन में और सभी पॉलीगॉन्स के लिए कि क्या, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि सभी एक्सटीरियर एंगल का जब हम सम निकालेंगे किसी भी पॉलीगॉन का, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, कोई भी अगर हम ले लेंगे तो हमारा आएगा 360 डिग्री। अब सिंस ये रेगुलर है तो रेगुलर है डेकागन, ठीक है। तो रेगुलर डेकागन मींस इक्वल एंगल, इसीलिए आपको कहा कि उस रेगुलर वाले बात पर ध्यान रखना है। इक्वल एंगल इसका मतलब कि ईच एंगल विल हैव, दैट मींस ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360/10, 360/10, ठीक है, हर एक एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना, ये कटेगा, आएगा हमारा
36 डिग्री। देखिए हो गया ना प्रूफ। हमारा एक्सटीरियर एंगल आया 36, हमारा इंटीरियर एंगल आया था 108। ठीक है, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कर लें, ये हमारा सेकंड आउटपुट आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 यहां से आराम से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 108 इज इक्वल टू 3 times 36 प्रूव्ड। हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, कि डेकागोन का जो एक्सटीरियर एंगल आया है, एक एक्सटीरियर एंगल, उसका 3 times है पेंटागोन का इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the price of sugar is increased by 20%. By how much percent should Dinesh reduce his consumption of sugar so that expenditure of sugar does not increase? बहुत बढ़िया, परसेंटेज का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दाम किसी चीज का बढ़ गया 20% से, तो बताइए खर्चा कितना कम कर दें कि हमारा जो नेट खर्च हो वो, यूजेज कितना कम कर दें कि नेट खर्च जो हो वो बराबर रहे, कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस क्या इंक्रीज हुआ है? तो प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अब देखिए यहां से बहुत ही सिंपल है, हम मान लेते हैं कि लेट ओल्ड प्राइस इज ₹100। देखो कभी भी आपको कुछ कंपैरिजन करना हो ना, परसेंटेज निकालना हो ना कि कितना परसेंट घटाया जाए कितना परसेंट बढ़ाया जाए, आप हमेशा 100 मान के चलना। और आपसे जब एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हो कि कितने रुपए, एग्जैक्ट बताइए 5 रुपए 10 रुपए कितने करने पड़ेंगे, तब उसमें आप एक्स मानिए, वो आपको बेहतर आंसर देगा। आप 100 मान के बना सकते हैं, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है, वो भी आसानी होता है, बहुत ही आसान। ठीक है, बट आप एक्स मान के बनाइए, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, तो और जब भी परसेंटेज का कंपैरिजन करना हो, कितना बढ़ा कितना परसेंट बढ़ा कितना परसेंट घटा, आप हमेशा 100 मान के लेकर के चलो, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो हमने माना कि लेट ओल्ड प्राइस इज ₹100। ठीक है, अब हम कहेंगे न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट हुआ, प्राइस जो बढ़ी उसके बाद क्या प्राइस है, तो ओल्ड प्राइस यानी 100 प्लस 20% ऑफ 100, और ये हमें क्या देगा 120। अब देखो सवाल ये कह रहा है कि पहले 1 kg चीनी, मान लेते हैं पहले 1 kg चीनी जो था 100 रुपीज पर kg था। ठीक है, ये हमने माना कि पहले 1 kg चीनी 100 रुपए में मिल जाती थी। अब 1 kg चीनी का दाम क्या हो गया है, 120 रुपए हो गए हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना कम करें कि हमारा जो नेट खर्च हो 100 ही रुपया रहे। हमको 100 ही रुपया है, तो हमको कितना परसेंट कम चीनी खरीदनी होगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आखिरकार हमें एक्सपेंडिचर घटाना कितना है, 20 रुपए घटाना है। ठीक है, 20 रुपए, और किस पे घटाना है, 120 रुपए पे, है ना, 120 रुपए पे। तो हमें रिडक्शन क्या करना है, तो सो टू मेंटेन दी एक्सपेंसेस, क्या करना है हमें, we have to reduce the expenditure by ₹20। 20 रुपए से घटा देंगे तभी तो हमारा 100 का 100 रुपया रह जाएगा। तो परसेंटेज रिड्यूस क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, कितना घटाया हमने, 20 घटाया, किस में से घटाया, 120 में से, इंटू 100। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा 2 से 6, 100/6 यानी 50/3, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 16.67% हो गया हमारा आंसर। दैट इज द आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसको और भी आप आराम से थोड़ा और चीजों को विजुअलाइज अगर करना चाहते हैं, मतलब और अच्छे से, देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि चलो पहले था केजी के हिसाब से कि 1 kg खरीदते थे 100 रुपया में, है ना, अब 120 रुपया हो गया, लेकिन मेरे पास पॉकेट में 100 ही रुपया दिया गया है कि 100 ही रुपये में तुम्हें खरीद कर जो भी लाना है लाओ बाबू, उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन दाम तो हो गया 120 रुपया। तो पहले हम 100 रुपये में 1 kg खरीद पाते थे, लेकिन अब 1 kg का दाम 120 रुपया हो गया है ना। तो चूंकि अब मिलते हैं 120 रुपया में 1 kg, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा वो हम निकाल लेंगे, है ना, और उससे हमें पता चल जाएगा कि 1 kg में से कितना हमें घटाना पड़ा। फिर अगेन परसेंटेज जब निकालेंगे, देन अगेन द आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन हमारा है एलसीएम इज 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, एलसीएम इज 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है बालकों वो कितना दिया हुआ है, 500। खत्म हो गया सवाल, यहाँ पे फाइंड देयर एचसीएफ, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। ठीक है, चलो तो बस लिख देते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 500। हमें गिवन है एलसीएम इज इक्वल टू 9 एचसीएफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जगह पर 9 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 500। देयरफॉर 10 एचसीएफ इज इक्वल टू 500, देन एचसीएफ इज इक्वल टू 50। आंसर, खत्म सवाल। फाइंड देयर एचसीएफ पूछा था, बताइए कितना सिंपल सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हल कीजिए, सॉल्व इट। ओके, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या कुछ हो सकता है क्या, चलिए कुछ भी काटा पीटी पॉसिबल नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमें सॉल्व करना है, गुना करना है, कुछ नहीं है।
कर लेते हैं हम। सबसे पहले लिखा हुआ है x प्लस 1/x+2 का होल स्क्वायर। देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कभी भी कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे a/b का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, हम इसे आराम से लिख सकते हैं a²/b², यानी ऊपर और नीचे दोनों में आप पावर दे दीजिए, चीजें सेम रहती है। तो वही चीज यहाँ पर हमने कर दिया, a प्लस बी, जहाँ a है हमारा x, b है हमारा 1, नीचे में a है x, b है 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो आई होप आप सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया होगा बचपन से ही, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले हम करना शुरू करते हैं, फटाफट से वो सारी चीजें लिखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस 2ab, 2x 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई नीचे सेम काम x² प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4, है ना। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये x प्लस 4 विच इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया बस सिंपली, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बालकों, आपको इसे नीचे सॉल्व करते जाना है। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x² को यहाँ से हम करेंगे x³ थोड़ा सा, फिर यहाँ से आएगा 4x और प्लस 4x लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी से 4x x³ प्लस 4x² देन 2x इंटू x 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4, ठीक है, ये आ गया एक तरफ। दूसरी तरफ हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो x इंटू x² x³ देन x इंटू 4x² देन प्लस 4x देन 2 से करेंगे हम तो 2x² देन हमारा 8x एंड देन 8, ठीक है। क्या करना होता है हमें, हर एक टर्म को इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x² को पहले x से, फिर 4 से, फिर 2x को x से, 4 से, फिर 1 को x से 4 से। कभी आपको देखना हो कितने टर्म आने वाले हैं इसमें, तो 3 और 2 6 टर्म आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म इसमें भी और 6 टर्म उसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जब इन सब को हम सॉल्व करते हैं, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ पर भी है, ठीक है, x³ यहाँ भी है, तो x³ से सबसे पहले x³ तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4x² तो 4x² से 4x² खत्म हो जाएगा, 2x² खत्म हो जाएगा। देखो बराबर की तरफ दोनों सेम अगर चीजें हैं तो आप सीधे काट सकते हो, इसलिए क्योंकि जब आप इक्वल टू के इधर लेकर के आइएगा इससे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो सब्ट्रैक्ट होके खत्म ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है 8x प्लस x 9x और यहाँ पर बचता है, अच्छा 8x भी खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसे भी सब्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ x है, यहाँ 4x है, तो अगर हम यहाँ इसे इस तरह लाए x माइनस 4x इज इक्वल्स टू, ये 4 उधर जाएगा तो वहाँ 8 था तो बचेगा 8 माइनस 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4/3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, माइनस 4/3, ठीक है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग, 20% मनी वो लॉस्ट कर गया है, भूल गया है, उसका खो गया। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, यानी जो बचा खुचा पैसा था उसका 25% जब उसने खर्च किया, देन ही हैज रुपीज 480 लेफ्ट, 480 रुपए फिर भी उसके पॉकेट में बचा हुआ। बताइए कितने पैसे लेकर के वो मार्केट गया था, कितने पैसे थे उसके पास, ओरिजिनली कितने पैसे थे। देखो बच्चों दो तरीका है, पहला तो आप x मान के बनाओ, दूसरा आप 100 मान के बनाओ, ठीक है। 100 मान के इसको भी बनाओगे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हम यहाँ पैसे तो हम पहले x मान के बनाते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ दोनों मेथड एक बार दिखाना चाहता हूँ इसमें आपको। चलिए मेथड 1, ठीक है, लेट टोटल मनी इज x, लेट टोटल मनी इक्वल टू रुपीज x रुपया है उसके पास, ठीक है। पहला क्या किया उसने, 20% ऑफ मनी इज लॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लॉस्ट मनी क्या हो जाएगा, x का 20% ऑफ टोटल मनी, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x/5, इतना रुपया तो उसका खो गया है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, तो टोटल में से जितना खोया उसको हटा देंगे, तो यानी कि 4x/5 अभी है उसके पास पड़ा हुआ, ठीक है, 4x/5 है। नाउ स्पेंड कितना किया, स्पेंड मनी क्या हो गया उसका, जो बचा हुआ था पैसा, जो बचा हुआ था, यानी 25% ऑफ रिमाइंडर, 25% ऑफ रिमाइंडर अमाउंट, है ना, यही है उसका। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 25 × 100/4x/5, इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 20 और यहाँ से फिर से ये कटेगा तो आ जाएगा ये फिर से x/5 आ जाएगा, ये फिर से अपॉन x/5 कैसे हुआ, तो 5 से 125 को काटा 5 टाइम्स, 5 से 100 को 20 टाइम्स और 4 से 20 को 5 टाइम्स, ठीक है, तो x/5, ओके डन। चलिए नाउ रिमेनिंग अमाउंट कितना है उसके पास,
रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू एक्स, 4x/5 पहले से था उसके पास, x/5 उसने फिर से खर्च कर दिया, तो 4x/5 माइनस x/5 यानी कि 3x/5 बचा हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3x/5 शुड बी इक्वल टू 480, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में क्या 480 रुपये हैं, तो मतलब ये जो रुपया हमारा बचा है x में वो 480 के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर x की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से लिखेंगे अगर, तो 480 इंटू 5/3, ये यहाँ से काटापिटी हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 60 टाइम्स 160 यानी कि 800। तो x की वैल्यू आ गई 800, मतलब ओरिजिनली उसके पास 800 रुपये थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हर एक परसेंटेज के सवाल को आप न्यूट्री मेथड से कैसे बना सकते हैं अभी देखिए। परसेंटेज का बेसिक मतलब ही यही होता है कि 100, हर चीज़ को 100 के हिस्से में बांटना है, 100 के हिस्से में करके देखना है, बस उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा मैं। देखिए मेथड 2, माना हमने 100 रुपए थे उसके पास, ठीक है, लेट टोटल मनी इज 100, 100 रुपए थे उसके पास, ठीक है, 100 रुपए लेके गया था, ठीक है। तो आफ्टर लॉस 20% तो भुला दिया उसने, तो क्या हुआ, यानी 100 में से 100 का 20% उसने भुला दिया, तो बचा कितना उसके पास 80 रुपीज, 100 रुपये 80 रुपये बचे। अब उसने कहा कि 25% स्पेंड किया वो, तो स्पेंड अमाउंट क्या हो गया उसका 80 का 25% दैट इज 16 रुपीज आएगा उसका, 20 रुपीज आएगा, 1/4, 25% का मतलब 1/4 हो गया, तो मतलब 20 रुपीज आएगा, ठीक है। तो अब कितना रेस्ट अमाउंट कितना उसके पास बचा, रेस्ट अमाउंट 80 माइनस 20 दैट इज 60 रुपीज। अब देखो बच्चों यहां से हम करेंगे कि सिंस इफ 60 रुपीज इज लेफ्ट देन टोटल मनी इज इक्वल टू 100, तो सिमिलरली अगर 480 रुपीज लेफ्ट हैं तो टोटल मनी क्या होगा 100/60 इंटू 480। अब इसे यहां से काटा पेटी कर दीजिए, 68 हो गया हमारा 800 रुपीज ओरिजिनल, आगे हमारा आंसर फिर से। ठीक है बच्चों, तो ये बेस्ट मेथड होता है, एक्स वैक्स से अगर आपको टेंशन होता हो तो आप आराम से यूनिट मेथड से बनाइए, वैसे ये भी काफी आसान है, बहुत सिंपल, ये भी जरूर जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखिए कभी भी फैक्टराइज का आता है ना, एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ जो आपके इक्वेशंस होते हैं उसे हमेशा ध्यान रखना है। अलजेब्रिक इक्वेशंस x² - y², मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख ले रहा हूं, प्लस 6yz, ये है। ठीक है, देखो अगर कभी फैक्टराइज में पूछना, देखिए ना 2-3 चीजें हैं जो हमेशा ध्यान देना है, जैसे a² - b² वाली फार्मूला, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। ये एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, इसे कई बार इस पर से फैक्टराइजेशन आपसे पूछता है, और फिर वापस वही आता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब जो चीजें हैं a + b का होल क्यूब वो देख करके। बट ये फार्मूला एकदम जरूर एक बार देखिए, कहीं बैठ रहा है क्या, कहीं कुछ बैठ रहा है क्या, तो इसमें भी हम लोग ये चीज कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ दिख रहा है x है, ठीक है, y z, ये y z है। देखो एक और चीज, एक और बात, ठीक है, कि यहाँ हमने देखा y z अलग अलग था और एक y z इसमें मिल गया, दोनों साथ आ गया, तो एक बार जरूर सोचना कि क्या a + b और a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो a² + b² तो होता ही है, साथ में ट्वाइस ऑफ ab, यानी ये जो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों जिसका स्क्वायर होता है उसका साथ में एक टर्म आता है 2 टाइम्स करके। तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6yz है, यानी 2 टाइम्स ऑफ yz, तो अगर इसे 2 से भाग दें 3y और z का मल्टीप्लीकेशन है ये, 3 × y × z, अब 3z के साथ हो, y के साथ हो, किसी के साथ भी होगा। पर क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि 9z² यानी 3z का स्क्वायर 9z² होता है, तो हमें समझ आ गया कि ये 3z × y × 2 था। तो यहां से हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फटाक से उसे हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम x² को एज इट इज लिख देते हैं। देखो अब यहाँ पर -y² तो लिखा हुआ है, -9z को हम लिखते हैं 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 × y × 3z। देखो a² b² 2ab। अब देखो और अच्छे से दिखेगा, x² माइनस हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या आएगा अंदर y² प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2y × 3z। देखो दिख गया, a² + b² माइनस 2ab दिख गया ना, तो हो गया हमारा यहाँ से पहला चीज x² माइनस, इसे हम ब्रैकेट करते हैं, a था हमारा y, b था हमारा 3z, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, मतलब y - 3z का होल स्क्वायर, y - 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, y - 3z का होल स्क्वायर। अब देखो a² b² b² दिख गया, तो आ गया फिर से वो फार्मूला हमारे काम में, हम फटाफट से कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा a² और b², तो a हो गया हमारा दिस a + b और a - b, a + b यानी प्लस y - 3z, ये दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, इंटू a - b, तो a - b माइनस y - 3z, दिस इज आवर सेकेंड टर्म। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो x + y
-3z x - y + 3z। ठीक है, ये दो टर्म हो गए, ये हो गया इसका फैक्टर्स, ये हो गया इसके फैक्टर्स। तो पहला फैक्टराइज हमने कर दिया, अब हम आते हैं दूसरे वाले पर। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले पर। चलिए, बी क्या था हमारा, 3 - 12 a - b का होल स्क्वायर, 3 - 12 a - b का होल स्क्वायर। एक बार में तो लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 1 - 4 a - b का होल स्क्वायर। फिर से कुछ इन दोनों पर अगर हम इसे ऐसे लिख लें 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a - b का, ट्वाइस ऑफ a - b का, एक मिनट इसे हटाइए, हाँ ठीक है, ब्रैकेट्स का साइन बस उल्टा पुल्टे हो जा रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4a - b का होल स्क्वायर, ये भी है क्योंकि दो नीचे आएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंट का सिंपल रूल। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया हमारा। चलिए, अब ये देखिए फॉर्मूला पर वापस बैठ गया हमें, ये है ना, ये है ना, ये फॉर्मूला पर वापस बैठ गया हमें। देखिए, ये है हमारा a, ये पूरा टर्म है हमारा b, तो ये लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लिखा हुआ a स्क्वायर क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां पर हमारा क्या है, हमारा a है 1 और b है हमारा ट्वाइस ऑफ a माइनस b, b है हमारा ट्वाइस ऑफ a माइनस b। तो बस हम फटाफट से इसको आंसर में तब्दील कर देते हैं, आंसर में से बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 a - b का होल स्क्वायर a + b × a - b। तो a + b क्या होगा हमारा बच्चों, तो a + b होगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a - b। दिस इज आवर a एंड b। तो b क्या होता है हमारा a - b, यानी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a - b। ठीक है, सो दिस इज आवर फैक्टर, दिस इज आवर रिजल्टेंट फैक्टर। ठीक है, चलिए खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए यही दोनों फॉर्मूले से हमारा वापस से ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला सवाल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A एंड B इज 690 किलोमीटर। ओके, टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम A एंड B। दो कार्स एक साथ A और B से स्टार्ट किए। ठीक है, एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, ए बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर्स। हमारा समय कितना दिया हुआ है, 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद कितना हो गया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है। बोला है अगर एक कार दूसरे कार से 10 किलोमीटर स्लो चलता है, एक स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन अदर बाई 10 किलोमीटर, तो बताइए कि स्पीड दोनों कार की क्या क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल। सवाल कुछ ऐसा है कि दो स्टेशन हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच की दूरी गिवन है हमारे पास 690 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अब कुछ कहानियां ऐसी हैं, कि क्या क्या हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि दोनों कार ए जो है इधर चलना शुरू किया, बी जो है इधर चलना शुरू किया। ठीक है, और आफ्टर 6 आवर्स ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बच गया वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया आफ्टर 6 आवर्स। ये कहानी हुई है आफ्टर 6 आवर्स। ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स। चलिए, तो हमें स्पीड पूछा है दोनों का, निकालते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर। हमने ए की मान ली स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे का 10 किलोमीटर कम है, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बी विल बिकम x - 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बी, ऐसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन है हमें। ठीक है, चलिए अब कहता क्या है कि 6 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 6 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करी है इन्होंने, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 6 आवर्स क्या होगा बच्चों, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या था ए का x और टाइम है 6, यानी 6x किलोमीटर, राइट। सिमिलरली डिस्टेंस बाई b क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, यानी x - 10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6x - 60 किलोमीटर, 6x - 60 किलोमीटर। ठीक है, 6x - 60 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 6 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। अब यहां से देखिए सवाल को बस थोड़ा सा समझना था, यहां से हम अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, मतलब कि अगर यहां पर अगर ये 6x किया है, अगर ये 6x कवर किए हुए है, अगर इस बीच में इसने ये दूरी, अगर इसने ये दूरी 6x - 60 कवर की हुई है, तो क्या हो गया 6x + 30 + 6x - 60, अगर तीनों को मिला दें तो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दूरी हमारा कंप्लीट दूरी जो है 690 किलोमीटर वो हो जानी चाहिए। तो हम कर देते हैं। ठीक है, हम कर देते हैं। तो 6x + 6x - 60 + 690, सॉरी, और मैं भी क्या कर रहा हूं, हाँ
प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 690 किलोमीटर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 6x प्लस 6x 12 है, सब इसे सॉल्व करना है फटाफट, ठीक है। तो -30 बचेगा, ये -30 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 690 प्लस 30। फाइनली ये चीज उधर जाएगी, ट्रांसपोजिंग करेंगे अगर हम इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, -30 प्लस 60, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 12x इज इक्वल्स टू 720, यानी x इज इक्वल टू 720/12, काटेंगे इसे आएगा 60। तो यानी कि कार एक स्पीड x मानी थी हमने, तो कार एक स्पीड हो गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, और कार B जो थी उसकी 10 किलोमीटर कम थी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर आंसर, 60 एंड 50, 60 एंड 50 इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल। नेक्स्ट, 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर, 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर of brass is to be drawn into a cylindrical wire of 0.50 centimeter in diameter. Find the length of the wire. अगेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे सवाल का, कह रहा है कि एक ब्रास है, ठीक है, इतना क्यूबिक डेसीमीटर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है, ब्रास का वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे हमें तार बनाना है, वायर बनानी है, ठीक है, वायर सिलिंड्रिकल वायर बनानी है, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो इस केस में सेम क्या रहेगा बच्चों, इस केस में हमें जो ध्यान समझने वाली बात होती है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि सेम जो ब्रास है इन सब को पिघला करके हमने बस शेप चेंज कर दिया है। और वॉल्यूम क्या होता है, कंटेंट, जो पूरा का पूरा मैटर है। तो मैटर तो कहीं गया नहीं है ना, मैटर तो कहीं गया नहीं, ब्रास तो जितना था उतना है ही, ठीक है। उसी ब्रास को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो सिलिंड्रिकल वायर में। तो जो मैटर होना चाहिए यहाँ ब्रास में प्रेजेंट, वो वायर में भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी वायर की वॉल्यूम जो होनी चाहिए, वायर की वॉल्यूम अगेन पूरा जो मैटर उसके अंदर का है वो बताएगी। तो वायर की वॉल्यूम और ब्रास की वॉल्यूम हमेशा सेम होनी चाहिए। तो बस हमें इसी चीज को सेम कर देना है, ठीक है, बस हमें इसी चीज को सेम कर देना है। बाकी सारा का सारा क्या है, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन है, ठीक है, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। तो हम पहले लिखते हैं क्या करके, ठीक है। और हमेशा इस तरह के सवाल में दूसरी जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि यूनिट का हम ध्यान रखें, यूनिट का हम ध्यान रखें। जैसे देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ, आप अपने रिटन वाले एग्जाम में जरूर इस तरह से लिखें, गिवन क्या है आपको, गिवन है आपने क्या सपोज किया, किस रूल पर आपने इसे सॉल्व किया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रास क्या है, 2.2 डेसीमीटर, ठीक है। और देखो सिलिंड्रिकल वायर को बनाया किसमें है, सेंटीमीटर में बनाया है। तो या तो उस सेंटीमीटर को आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इतना क्यूबिक डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, ये वॉल्यूम है। चलिए क्यूबिक डेसीमीटर, देखो क्यूब का मतलब बच्चों पावर होती है 3, क्यूब का मतलब होती है पावर 3। अब जैसे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतने सारे याद करना कैसे करें कि एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, एक क्यूबिक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। नहीं, सेंटीमीटर आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको बस एक याद करनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, ये वाली चीज आप याद रखिए। और वो भी याद नहीं करना है आपको, वो नाम याद रखना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, बस ये वाला गाना याद रखना है। आपको पता है बड़ा से छोटा की तरफ हम जब जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जब जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स 10 से, और जब ऊपर से नीचे आएंगे नहीं छोटा से बड़ा की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे, होना भी चाहिए। छोटा से बड़ा चीज 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो कम होगा ना, कम होगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे हमें ये सारी चीज ध्यान रहता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, देखो क्यूबिक है, हमें पता है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 होता है। तो यहाँ पर 3 है ना, डेसीमीटर क्यूब है, क्यूबिक डेसीमीटर है, यानी डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर। तो तीनों को हमें सेंटीमीटर 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 क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 3 सेंटीमीटर, तो हमें 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहां से आ जाएगा आपका 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रास। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रास, ठीक है। चलिए अब गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास डायमीटर ऑफ वायर क्या है, 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर गिवन है तो इससे हम रेडियस निकालेंगे, तो डायमीटर बाई 2 यानी कि 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलिंड्रिकल वायर है ऐसा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए हमने आर निकाला, इसीलिए हमने रेडियस निकाला इसका। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो लेंथ रहेगा, ये जो लेंथ रहेगा यही तो हमें निकालना है ना, ठीक है, यही लेंथ, ये जो इसकी हाइट है पाई आर स्क्वायर एच में जो एच है वो बेसिकली यही इसका लेंथ है, ठीक है। और ये इसका डायमीटर आपको गिवन था, ये इसका डायमीटर आपको गिवन था, ठीक है। और ये एल निकालना है हमें, लेंथ निकालना है, तो एच ही हमारा एल है, तो बस हमें फॉर्मूले में बिठा देना है। तो पाई हो गया हमारा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू एच, और आप कह लीजिए कि चलो एल लिख देते हैं, हम लेंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं तो एल। एंड नाउ फ्रॉम क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास। तो मतलब कि
22/7 गुने 0.25 का स्क्वायर इंटू लेंथ इज इक्वल टू 2200 ये होना चाहिए, तभी हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इन सब को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एल आता है बच्चों, हमारा एल आता है, इनको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सिंपली एल मिलेगा आपको 112 मीटर, 112 मीटर। यूनिट में वापस से हम कन्वर्ट करेंगे, मीटर में लाएंगे तो 112 मीटर फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यहां से एल की वैल्यू आएगी आपको, यहां से एल की वैल्यू आएगी 11200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 112 मीटर हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 156। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार संख्याएं। ठीक है, लगातार क्रमागत संख्याओं का सम है 156। फाइंड द नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर मानना है तो मानते हैं कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो पहला अगर आप जो भी लिखोगे, पहला अगर x लिखेंगे, दूसरा अपने आप उसका +1 हो जाएगा, x+1। इसके बाद का नंबर इसमें एक और जोड़ दे तो x+2, x+1 +1 x+2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों का सम गिवन है, तीनों का सम गिवन है, मतलब x + x+1 + x+2 इज इक्वल टू क्या गिवन है 156। ये 156 गिवन है। ठीक है, तो हम बस इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 156। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारा 156 - 3 इधर गया, माइनस हो गया, बटे हम 3 को ला दिए। स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा अपने रिटन एग्जाम में। ठीक है, बेहतर रहेगा नंबर कटने के, कोई भी चांसेस नंबर काटने का कोई भी मौका हमें देना ही नहीं है अपने एग्जामिनर को। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 31। ठीक है, हमारा यहाँ से आ जाएगा 31। चलिए, तो पहला नंबर हमें मिल गया ना, पहला नंबर हमें मिल गया ना, अरे 31 नहीं भाई, 31 नहीं 51। ठीक है, 51, 153 है ना, 153। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x विच इज 51। सेकेंड नंबर हमारा x+1 विच इज 52। थर्ड नंबर हमारा x+2 विच इज 53। सो आउट ऑफ दिस थ्री हमें क्या ढूंढना था बच्चों, तो हमें ढूंढना था मल्टीपल ऑफ 13। हमें ढूंढना था क्या, मल्टीपल ऑफ 13, जो 13 का मल्टीपल ऑफ। हम देख सकते हैं कि इन तीनों में कौन मल्टीपल है 52। सो 52 इज आवर आंसर, 52 इज द मल्टीपल ऑफ 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट, अगेन कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है, बस क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालने का बस सबसे शानदार बढ़िया तरीका है, बस कहीं दिमाग नहीं लगाना है, आप फैक्टराइज इसको कर दीजिए। ठीक है, +√1375 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 968 लिखा जाएगा। 2 × 2 2 × 2 × 2 × 11 × 11। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस 968 को लिखिए और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से आप प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कीजिए। पहले 2 से, फिर कुछ आएगा, फिर एक प्राइम नंबर लेना, प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करते जाना है। तो जो फाइनल मिलता है जिससे कि 1 आ जाएगा लास्ट में, तो जो ये नंबर्स रहेंगे वही इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, प्लस √1375। 1375 को जब हम करते हैं तो आता है 11 × 5 × 5 × 5। देखिए बच्चों, क्यूब रूट निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, क्यूब रूट मतलब 3, मतलब हम 3 का ग्रुप करते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ तो 3 का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ तो 3 का ग्रुप बना हुआ है, तो ये तो सिंपल है, हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 3, यहाँ पर है, दोनों जगह है क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, चलिए बीच में यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा 11 × 11 का 3 और यहाँ पर प्लस में 5 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा ये 11। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल में यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इसके आगे आप कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हो, यही आपको छोड़ना पड़ेगा, यही है हमारा आंसर। इसके अलावा अब हम कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ओके, बट प्लस के जगह पर वही यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई, आई थिंक यहाँ मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, तब ये सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लेके चलते हैं, अगर यहाँ पर लेके चलते हैं कि अगर यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ पर प्लस नहीं होता बल्कि क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो देखिए 2 तो बाहर आ गया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पावर 3 में 11 × 11, 2 यहाँ पर है और मल्टीप्लाई में 1 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 11, है ना, और इंटू 5 बाहर हमने ले लिया था। देखो बच्चों, यहाँ हम तभी ले सकते हैं इन दोनों को अंदर, क्योंकि देखो यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 3 है, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 3 है। ठीक है, अगर यहाँ 2 रहता ना स्क्वायर रूट होता, हम दोनों को अंदर नहीं लेते, बट यहाँ पर दोनों पर क्यूब रूट ऑफ 3 है, हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे और 2 और 5 जो बाहर है उसे भी कर देते हैं। तो 10, तो 2 × 5 10 हो गया और अंदर में चला गया ये 11 × 11 × 11, ये वाला 11 भी आ गया। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 3, तो अगेन 3 का पेयर बन गया हमारा, 3 का पेयर हमारा बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ से लिख देंगे 10 × 11 दैट इज 110 इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44। लैंग्वेज है, ध्यान से समझना, बस लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। ठीक है,
यदि किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 2/7 भाग से 44 अधिक है, यानी संख्या का जो 2/7 है, जो नंबर का 2/7 पार्ट है, वो उसी नंबर के 3/5 से 44 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। चलिए मान लेते हैं कि लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7। ठीक है, यानी उस नंबर का 3/5 जो है वो 2/7 से 44 ज्यादा है, 2/7 से 44 ज्यादा। ध्यान से समझो, अगर इस नंबर का 2/7 जो है उसमें अगर हम 2/7 जो भी नंबर आएगा, मान लो y आएगा, और इसका 3/5, बस समझाने के लिए क्या आएगा, z आएगा, तो ये जो y है, ये z, इन दोनों बड़ा कौन है, तो z बड़ा है। कितना, y से 44 बढ़ ज्यादा है, तो z में अगर हम 44 सब्ट्रैक्ट कर दें तो y के बराबर हो जाएगा, ये y में 44 ऐड कर दें तो z के बराबर हो जाएगा। तो बस यही चीज करना है हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 3/5 ऑफ द नंबर इज एक्सीड्स 2/7 ऑफ दैट नंबर बाई 44, मतलब इसमें हम 44 अगर ऐड करेंगे तब ये जाके इसके बराबर होगा। चलिए, तो बस सवाल हमारा आ गया 3/5x, यहाँ से x को हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, इज इक्वल्स टू 44, यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, 35 LCM, यहाँ 21x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 44, सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 44 इंटू 35। नाउ तो आगे सॉल्व करते हैं इसे, जैसे ही सॉल्व करेंगे होगा x इक्वल्स टू 44 इंटू 35 बाई 11 से ये 4 टाइम्स लग जाएगा, 4 इंटू 35 कितना आएगा बच्चों, 140 आएगा। सो 140 इज दी आंसर, 140 इज दैट नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है RIMC का। ठीक है, तो पहला क्या फाइंड करना है हमें, x प्लस 1/x हमें गिवन है, और हमें 11 हमें फाइंड करना है क्या, x² प्लस 1/x²। देखो समय हमें दिख रहा है ना, सिंपल हमें दिख रहा है कि इसका कुछ स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ये आएगा, तो कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड x प्लस 1/x का हम यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, अगर आपको रिटन एग्जाम में थोड़ा सा लिखना हो, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। ठीक है, सिंपली हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये है हमारा 1 गिवन, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, इज इक्वल्स टू 121, 11 का स्क्वायर 121। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2x से x कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पर आपको अपना आंसर दिख रहा होगा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा आंसर, तो वो क्या है आंसर, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 121 माइनस 2 दैट इज 119। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए यानी सैनिक स्कूल RMS वगैरह के लिए तो रटवे लिए जाते हैं आंसर, कि जब भी ऐसा हो इसका स्क्वायर करो -2 कर दो, ये बोलेगा तो। ठीक है, अगर ये आ गया हमारा ए का आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ ए। नाउ बी, सिमिलरली आपको दिख रहा होगा x4 प्लस 1/x4 अगर हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x² प्लस 1/x² को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो हमने अभी फाइंड किया है, तो हमने अभी फाइंड किया है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 119। ये अभी हमारा ताजा आंसर आया है। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी जो हमने निकाला उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नाउ अगेन इसे हम 2 कहते हैं और लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यही वाली बात, तो क्या आ जाएगा, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर। देखो x4 प्लस 1/x की पावर 4, x² का स्क्वायर, 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू 119 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 14161। ठीक है, दिस इज इट्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ कट गया, काटापेटी कर दिए, खत्म कर दिए, आ गया हमारा आंसर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 14161 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 14159। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन ऑडिटोरियम 300 टिकट्स वेर सोल्ड। कितने टिकट बेचे गए हैं, 300 टिकट बेचे गए हैं। पहला तो ये बात हमारे लिए काम की है। द टोटल सेल ऑफ टिकट वाज रुपीज, टोटल सेल कितने रुपए का हुआ है, तो 1250 रुपए का। अगली बात ये हो गई काम की। द टिकट वेयर ऑफ 2 डिनोमिनेशंस, मतलब 2 जैसे टिकट थे। ठीक है, एक टिकट का दाम था 2.5 रुपए, एक टिकट का दाम था 2.5 रुपीज एंड दूसरे का दाम था 5 रुपीज। तो पूछा हाउ मेनी ऑफ ईच डिनोमिनेशन वेयर सोल्ड। आपने इसको पैसे वाले में बनाया हो कि एक
व्यक्ति है जिसके पर्स में 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के नोट हैं, अगर उसके पास टोटल इतने रुपए हैं और नंबर ऑफ नोट्स इतने हैं, तो बताइए कि हर एक डिनोमिनेशन इन 5 रुपए के कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं। बिल्कुल इसी तरह से सवाल बनता है वो। ठीक है, हम यहाँ पर भी वही लगाने वाले हैं। चलिए, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या है 300। तो मान लेते हैं हम कि लेट टिकट ऑफ 2.5 डिनोमिनेशन इज एक्स। 2.5 रुपए वाले टिकट एक्स बेचे गए, तो देयरफॉर टिकट ऑफ 5 रुपीज डिनोमिनेशन वाले, तो टोटल जो टिकट थे उनमें से जो बचे वो 5 रुपए वाले बेचे गए। तो कितने बचे, तो 300 में से x बचे, 300 में से x, ये जो 300 माइनस x जो टिकट बचे वो सारे के सारे 5 रुपए वाले बेचे गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर सिंपली हमें क्या करना है कि टोटल से, ठीक है, अब हमें तो पता चल गया कि हमें पता चल गया कि 2.5 रुपए वाले कितने टिकट बेचे गए, 5 रुपए वाले कितने टिकट बेचे गए। तो हम ये तो बता ही सकते हैं कि टोटल टिकट कितने रुपए का बेचा गया होगा अपने टर्म में। ठीक है, और हमें गिवन भी है तो हम बस उससे इक्वेट कर देंगे, सवाल समाप्त हो जाएगा हमारा। तो कर देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल सेल इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 300 माइनस एक्स, 300 माइनस एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस शुड बी इक्वल टू 1250। तो हम फटाफट से कर लेते हैं। 2.5x प्लस, इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं थोड़ा सा, तो हो जाएगा 1500 माइनस 5x शुड बी इक्वल टू 1250। देखिए सवाल हो गया ना समाप्त। अब इसे हम क्या लिखते हैं, तो इसे मैं लिख रहा हूं 2.5x, देखो 1500 उधर जाएगा, माइनस में रहेगा, यहां से सेपरेट करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस मैंने दोनों तरफ से हटा दिया। तो हम कर रहे हैं 1500 माइनस 1250, तो कितने बचेंगे 250। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बालकों, 250 बाई 2.5। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे थोड़ी काटा पीटी कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू क्या आ गई 100, x की वैल्यू क्या आ गई 100। हो गया हमारा सवाल सिंपल समाप्त कि नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 2.5 डिनोमिनेशन इज x विच इज इक्वल टू 100, और जो बचे 5 रुपए वाले वो 300 माइनस एक्स यानी कि 200, यानी 100 2.5 रुपए वाले 200 5 रुपए वाले बचे गए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज टॉस्ड वंस, लिस्ट द आउटकम्स, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, अगर किसी डाइस को टॉस करते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चांस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला क्या होता है, बचपन में इससे पढ़ते आते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम को कहते हैं, फेवरेबल आउटकम उस आउटकम को कहते हैं जो हमें चाहिए, जो हम लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर वैसा कोई आउटकम आ रहा है तो वो हमारे फेवर में है तो हम उसे फेवरेबल आउटकम कह देते हैं, और जो भी बाकी आउटकम्स आएंगे वो सारे टोटल आउटकम्स में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी डाइस को थ्रो करते हैं, अगर आप इसी डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर आने की, तो सिंपल सी बात है ना, अगर किसी पासे को गोटी को लूडो को गोटी को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स आ सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस अगर जो भी है तो। ठीक है, सो दीज आर दी आउटकम्स, जो ये है हमारे आउटकम्स। तो पहला क्या बोला है, परिणाम, लिस्ट द आउटकम्स, तो ये हो गए हमारे आउटकम्स। ठीक है, नाउ ए में क्या बोला है, गेटिंग एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ इवन नंबर। ठीक है, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, नॉट ओनली इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर की बात कर रहा है, इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है दुनिया में एक ही इवन प्राइम एग्जिस्ट करता है, वो क्या है 2, वो क्या है 2। सो पहले केस में क्या है, अगेन फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी अलग अलग तरह के आउटकम आएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे लिए, अब देखो पासा कभी फेंकेगा, आपसे पूछेगा इवन नंबर बता दो क्या होता है, और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आपको मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी ऐसे कितने आउटकम है जो हम चाहते थे आए हैं। तो हमें यहां पता करना है इवन प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो वैसा पता है क्या होता है, वैसा पता है दुनिया में एक ही है, और वो है हमारा 2, प्यारा प्यारा 2। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या, हम जो चाहते हैं वो क्या है, बस एक ही ऐसा आउटकम है, एक ही नंबर ऑफ आउटकम। ये नंबर नहीं लिखना है हमें, 2 3 नहीं लिखना है, हमें लिखना है ऐसे कितने हैं, तो ऐसे सिर्फ एक ही है, तो एक ही मेरा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, एक ही बार कोई चीज ऐसी हुई है जो कि मेरे काम की थी, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, किसी भी पासे पर 6 अलग अलग तरह के नंबर आ सकते हैं, तो टोटल कितने आउटकम है 6, तो हो गया हमारा 1/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन। नाउ बी, दूसरा नंबर में देखिए,
गेटिंग नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो कि नॉन प्राइम भी हो और नॉन कंपोजिट भी हो, मतलब ना ही वो प्राइम हो और ना ही वो कंपोजिट हो। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो? अगेन हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट। देखो प्राइम का कहानी ये है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट का कहानी ये है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में? 1। एक का क्या है? बस अकेला एक, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ना ही वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगेन हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? सिर्फ 1। हमारा क्या है? नॉन प्राइम और नॉन कंपोजिट जो नंबर है वो क्या है? ओनली 1 इज दी नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट नंबर। तो एक जो है वो नंबर की बात कर रहे हैं कि एक नंबर, तो ऐसे कितने हैं? तो एक तो अकेला एक ही है ना, तो अगेन फिर से हो गया हमारा आंसर 1/6। तो इसका भी आंसर हो गया हमारा 1/6। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आगे भी काफी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Salini has to cut out circles of diameter 1/1/4 cm from an aluminum strip of dimension 8/3 cm by 1/1/4 cm। देखिए कह रहा है कि शालिनी को क्या करना है? सर्कल्स काटने हैं। एक एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है, एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है लंबी सी, उससे इसे सर्कल काटने हैं शालिनी को। ठीक है, और इस एल्यूमिनियम के डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन है 8/3/4 सेंटीमीटर बाई 1/1/4 सेंटीमीटर। देखो बालक, हमें बताया ना छोटा वाला जो डायमेंशन दिया वो ये छोटा वाला होगा, बड़ा वाला बड़ा। ठीक है, तो लिख दिया हमने। हमें क्या करना है? डायमीटर क्या है सर्किल का? सर्किल का डायमीटर 1/1/4। अब ये देखो 1/1/4 और ये सवाल को ना आसान बना दिया, ये सवाल को आसान बना दिया। ठीक है, तो सर्कल जो हमें काटने हैं उसके भी डायमीटर क्या है? उसके भी डायमीटर है इस पूरा, तो मतलब सर्कल कुछ ऐसा होगा, है ना? तभी ना ये पूरा का पूरा डायमीटर जो है लेगा वो। तो जब पूरा काटेंगे तो ऊपर नीचे तो टच करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे कितने सर्किल कटेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे कितने सर्किल कटेंगे? हमें सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल्स बताने हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि इसके बराबर है। तो ऐसे कितने सर्कल कटेंगे? हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन शालिनी कट? कितने ऐसे सर्कल कटेंगे? एंड देन बताना है कि कितना एल्यूमिनियम वेस्टेज में चला जाएगा, यानी कि जो ये वाला पोर्शन बचेगा, जो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये सब पोर्शन, ये सब पोर्शन, ये सब पोर्शन, ये सब पोर्शन, ये सब तो वेस्टेज जाएगा, ये सब तो कोई काम होगा नहीं। तो ऐसे कितने वेस्टेज जाएंगे वो बताना है। ठीक है, फिगर देख के सबसे पहले समझ लीजिए कि कितने सर्कल हम काट सकते हैं। तो जितने, अब ये भी तो देखो एक डायमीटर ही है इसका, ये भी इसका डायमीटर ही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डायमीटर के जितने हिस्से हो पाएंगे उतने हम काटेंगे। तो सबसे पहला तो आंसर यहीं पर आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर कि नंबर ऑफ फुल सर्कल्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिप बाई डायमीटर ऑफ 1 सर्कल, क्योंकि एक डायमीटर का जितना जगह ले रहा है। ठीक है, इतना जगह ले रहा है। ठीक है, तो सिंपली लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या है? 8/3/4 डिवाइडेड डायमीटर ऑफ स्ट्रिप। डायमीटर कितना है स्ट्रिप का? 1/1/4। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व 8 4 जा 32 + 3 35/4 इंटू 4 1 जा 4 1 5 5/4 यानी 4/5। यहां से ये कट गया, 5 से ये 7 टाइम्स, मतलब कि 7 फुल सर्कल्स काट सकते हैं। 7 फुल सर्कल्स काट सकते हैं। अब ये जब ये आप पता चलेगा कितने फुल सर्कल काटेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कितने वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो टोटल एरिया है स्ट्रिप का, माइनस एरिया ऑफ फुल सर्कल्स, जितने फुल सर्कल हमने काटे हैं, एरिया ऑफ फुल सर्कल। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमें कितने 7 सर्कल है हमारे पास, 7 सर्कल है तो हमें सातों का एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑल द 7 इंटू एरिया ऑफ 1 फुल सर्कल इंटू 7। ठीक है, ये हम करेंगे। नाउ सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली यहीं पर लिख दूंगा। आप अपने कॉपी में आराम से पहले आप एरिया ऑफ 1 सर्कल निकाल लीजिएगा, रेडियस का आधा करके, उसके बाद ये कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 35/4 इंटू 5/4 है ना, 35/4 इंटू 5/4 माइनस 7 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल। तो पाई आर क्या हो जाएगा? 5/4 का आधा, 5/4 का हाफ, है ना, स्क्वायर। ठीक है बालकों, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ 1 सर्कल। ठीक है, नाउ अब इसे हम जब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 35/4 इंटू 5/4 माइनस 7 इंटू 22/7 इंटू 5/8 इंटू 5/8। 7 से 7 कटेगा। ठीक है, बाकी जो भी चीजें कट रही है इसे जब हम सॉल्व करते हैं फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना एरिया जो है वो वेस्टेज होगा, इतना एरिया जो होगा वो वेस्टेज होगा। अब देखो बालकों, एग्जाम में चूंकि आपका हर एक वैल्यू किस में दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में, आपकी हर एक वैल्यू जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है ना, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमेशा अपने आंसर को, हमेशा जो आपका आंसर आएगा उसे भी आप मिक्स फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करो, जरूर कन्वर्ट करो। तो ये आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आप कीजिएगा तो 2/11/32, 32 2 जा 64 प्लस 11 75, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वेस्टेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन है हमारा, द रेक्टेंगल PQRS, इन द रेक्टेंगल PQRS एंगल OPQ, एंगल OPQ यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री, यस गिवन है। फाइंड एंगल RSQ, RSQ, अच्छा ये वाला एंगल 3 हमसे पूछा है कि क्या होगा, एंगल 3 हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए रेक्टेंगल है, ये गिवन है, इट्स ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कुछ बातें क्या होती हैं, तो रेक्टेंगल की सबसे पहली बात जो होती है वो ये होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल। हम जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहले आपको लिखता हूं मैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल तो होते ही हैं, प्लस ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट ये बाइसेक्टर होता है, मतलब ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सब टुकड़े बराबर होते हैं, सब टुकड़े बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो होते ही है। ये दो बातें हैं, बस इन्हीं दो बातों से आपके जवाब को फटाफट हम खत्म कर देंगे। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है ये 48 डिग्री है। अब देखो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे अपने एग्जाम में कि रेक्टेंगल्स, डायगोनल्स, नॉट रेक्टेंगल्स, यहां लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, diagonals of a rectangle are equal and bisect each other, are equal and bisect each other, therefore OP is equals to OQ, OP is equals to OQ, ठीक है। तो this implies that, this means in triangle OPQ, OP is equals to OQ, देखो in triangle OPQ angle P is equals to angle Q, और I should say OPQ, ताकि क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP, OPQ ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा इसके, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम यहां लिखेंगे, ठीक है, कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी को जरूर से जरूर लिखेंगे एग्जाम में और तभी ये चीज इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल टू 48 डिग्री, 48 डिग्री, देखो तो ये भी आ गया हमारा 48 डिग्री। अब देखो बालकों, अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो SR पैरेलल है PQ के, SR पैरेलल है PQ के, ठीक है, SR पैरेलल टू PQ because PQRS is a rectangle, तो SR पैरेलल टू PQ एंड हम एक डायगोनल को क्या ले सकते हैं, ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, तो हम मानेंगे कि SQ इज ट्रांसवर्सल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा, यानी कि एंगल RSQ, एंगल RSQ इज इक्वल टू एंगल SQP, SQP कैसे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो देयरफॉर एंगल 3 इज आल्सो इक्वल्स टू, देयरफॉर एंगल 3 भी क्या बच जाएगा बच्चों, 48 डिग्री। ये और ये क्या हो गए, ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स, जिसमें आप इसको और इसको जैसे ही पैरेलल लेते हो और ये वाला ट्रांसवर्सल आपका होता है, ये वाली लाइन अगर ट्रांसवर्सल होती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इससे आपका 48 डिग्री आंसर तुरंत से आ गया, ठीक है। चलिए ओके, यहां से पार्ट बी शुरू है, तो यहां पर आपका पार्ट ए समाप्त होता है, ठीक है। अगले वीडियो में इसका पार्ट बी रहेगा, तो बने रहिए। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।